स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं बिहार झारखंड की ताजा और बड़ी खबरें। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त कब दी जाएगी? बुजुर्ग श्रमिकों को 3,000 रुपए कब मिलेंगे? किन किन लोगों का बिजली बिल माफ होगा? इन सभी योजनाओं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सहारा इंडिया परिवार के निवेशक हैं और सालों से अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, तो 2026 आपके लिए राहत की नई सुबह ला सकता है। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस 2026 को लेकर अच्छी खबरें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और सरकार की मेहनत से अब लाखों निवेशकों के खातों में पैसे ट्रांसफर होने लगे हैं। जनवरी 2026 से पहली किस्त के रूप में करीब 50,000 से 55,000 रुपए तक की राशि कई निवेशकों को मिलना शुरू हो गई है। देश भर के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए साल 2026 की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी के साथ हुई है। बढ़ते बिजली बिल से परेशान आम लोगों को अब राहत मिलने वाली है, क्योंकि सरकार ने बिजली बिल माफी योजना 2026 को लेकर बड़ा कदम उठा लिया है। जैसे ही यह खबर सामने आई, आम जनता में खुशी की लहर दौड़ गई और हर कोई यह जानने को उत्सुक हो गया कि किससे फायदा मिलेगा और कितना बिल माफ होगा। महंगाई के इस दौर में जहां हर महीने बिजली का बिल जेब पर भारी पड़ रहा था 2026, वहीं अब सरकार की इस योजना से लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। लेबर कार्ड योजना 2026 के तहत अब मजदूरों को विशेष आर्थिक सहायता देने की बात सामने आई है। जानकारी के अनुसार पात्र श्रमिकों को जरूरत पड़ने पर 25,000 रुपए तक की सहायता मिल सकती है। इसके अलावा कुछ राज्यों में पंजीकृत श्रमिकों को हर महीने 1,000 रुपए तक की मदद और बुजुर्ग मजदूरों को 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन का लाभ भी दिया जा रहा है। ये लाभ राज्य के नियमों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर होना जरूरी है। उम्र सामान्यतः 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत बड़ी मदद बन चुकी है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। पिछली यानी 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी हुई थी। इसके बाद अब देश भर के किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पैसा सीधे डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में आता है। इसमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती। इस पैसे से किसान बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और खेती से जुड़े दूसरे जरूरी खर्च पूरे कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में यह योजना किसानों की आर्थिक हालत संभालने में काफी मददगार साबित हुई है। आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। लंबे समय से खरीदारी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह दिन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। निवेश या आभूषण खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को इस समय बेहतर दाम मिल रहे हैं। हाल के दिनों में आए इस बड़े उतार चढ़ाव ने बाजार का रुख बदल दिया है और कीमतों में आई नरमी ने ग्राहकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। सोना भारत में सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि सुरक्षित निवेश का मजबूत माध्यम माना जाता है। आज के कारोबार में सोने के दामों में लगभग 4,000 से 10,000 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह चांदी के भाव में भी नरमी देखी गई है। अचानक आई इस गिरावट के कारण शादी विवाह या विशेष अवसर के लिए गहने खरीदने वालों की मांग एक बार फिर बढ़ने लगी है। यह गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई हलचल का परिणाम मानी जा रही है। नए साल 2026 की शुरुआत निर्माण कार्यों से जुड़ी बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। सरिया, सीमेंट और बालू जैसी प्रमुख निर्माण सामग्रियों के दामों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ती महंगाई के कारण घर बनवाना लोगों के लिए चुनौती बन गया था।
लेकिन अब कीमतों में आई नरमी से आम लोगों के साथ बिल्डर्स और ठेकेदारों को भी बड़ी राहत मिली है। सस्ते दामों के कारण अब निर्माण कार्य फिर से तेजी पकड़ने लगा है। केंद्र सरकार ने रब्बी सीजन 2025 से 26 के लिए उर्वरक सब्सिडी पर 37,952 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया है, जो खरीफ 2025 से 736 करोड़ रुपए अधिक है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS दरों को मंजूरी दी गई है। यह योजना किसानों को किफायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराती है, घरेलू उत्पादन बढ़ाती है और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देती है। DM कुंदन कुमार ने बिहार शरीफ में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जिले को औद्योगिक हब बनाने, रोजगार सृजन करने और विकास कार्यों पर जोर दिया। DM ने फार्मर रजिस्ट्री में तेजी लाने, जनता दरबार के आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने, ग्रामीण आवेदकों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए साल 2026 राहत भरा साबित हो रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने पेंशन व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और पेंशन धारक हितैषी बनाने के लिए कई बड़े बदलाव लागू किए हैं। इन नए नियमों का सीधा लाभ रिटायर्ड कर्मचारियों, कम वेतन पाने वाले श्रमिकों और पुराने पेंशन धारकों को मिलेगा, जिन्हें पहले जटिल प्रक्रियाओं और तकनीकी अड़चनों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता था। EPS 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन पहले केवल 1,000 रुपये थी, जो महंगाई के दौर में अपर्याप्त थी। 2026 में सरकार ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह कर दी है। इससे कम आय वाले और बुजुर्ग पेंशन धारकों को अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में बड़ी मदद मिलेगी। देश में शिक्षा का खर्च लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। इसी परेशानी को देखते हुए भारत सरकार ने NSP स्कॉलरशिप अप्लाई ऑनलाइन की सुविधा शुरू की है, जिससे छात्र घर बैठे ही स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पहल के तहत अब केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ एक ही पोर्टल के जरिए उठाया जा सकता है। 2025 से 26 सत्र के लिए यह पोर्टल फिर से सक्रिय हो गया है, जिसमें लाखों छात्र ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। स्कॉलरशिप की राशि योजना और पात्रता के अनुसार तय की जाती है और अधिकतम 75,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है। यह छात्रवृत्ति छात्रों के भविष्य को नई दिशा देने में मदद कर रही है। बिहार में भूमि विवाद और राजस्व से जुड़े मामलों को लेकर लंबे समय से उठ रहे सवालों के बीच अब प्रशासनिक सख्ती साफ नजर आने लगी है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के निर्देश के बाद सोमवार को समीक्षा भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अहम बैठक हुई। इस बैठक में भूमि सुधार जन संवाद कार्यक्रम में आए 2,613 आवेदनों के निष्पादन को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए और लंबित मामलों को तय समय सीमा में निपटाने का रोड मैप तैयार किया गया। बिहार में पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए राज्य का पर्यटन विभाग डिजिटल मोड में जाने जा रहा है। जल्द ही विभाग का अपना टूरिज्म मैप, पर्यटन ऐप और एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जिससे पर्यटक सीधे पर्यटन स्थलों तक पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया के जरिए राज्य के प्रमुख और कम चर्चित पर्यटन स्थलों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। पर्यटन सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में इस दिशा में कई अहम फैसले लिए गए। जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो तेज प्रताप यादव मकर संक्रांति पर दही चूड़ा का भोज कराएंगे। वे इस भोज में अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को भी न्योता देंगे। यह बात तेज प्रताप यादव ने खुद ही कही है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि तेजस्वी यादव को पार्टी की तरफ से दही चूड़ा के भोज का औपचारिक तौर पर न्योता भेजा जाएगा। नए साल की शुरुआत हो गई है। ऐसे में बिहार के कई स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया तेज हो गई है। फॉर्म निकलते ही पेरेंट्स अपने बच्चों के जरूरी कागजात जुटाने में लग गए हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा जरूरत बर्थ सर्टिफिकेट की पड़ रही है। ऐसे में अगर किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट खो गया है या अब तक नहीं बना है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल पटना नगर निगम की ओर से इसे बनवाने की प्रक्रिया को आसान और तेज कर दिया गया है।
नए सत्र में स्कूल और कॉलेजों में दाखिले के साथ साथ अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की मांग बढ़ गई है। इसके चलते अंचल कार्यालयों में लोगों की भीड़ लगने लगी है। बिहार में कई सारे रोड प्रोजेक्ट्स पर काम किए जा रहे हैं। इन्हीं में एक मीठापुर मोहल्ली एलिवेटेड रोड भी शामिल है। काफी समय के इंतजार के बाद इसका निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। जानकारी के मुताबिक एलिवेटेड रोड का निर्माण अगस्त 2026 में पूरा हो जाएगा। अब सिर्फ 11 स्पैन पर कास्टिंग का काम बाकी है। यह काम पूरा होने से मीठापुर से मोहल्ली होते हुए पुनपुन की ओर आना जाना और आसान हो जाएगा। झारखंड सरकार ने बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण 8 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। यह निर्देश प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट तथा घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी है। छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप से इनकार किया जिसमें जांच जारी रखने के साथ सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी थी और एसआईटी को 6 माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। इससे परीक्षा रद्द नहीं होगी। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने पेसा नियमावली बनाकर ग्रामीणों को शोषण से मुक्ति दिलाई है। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि उनके नेताओं ने केंद्र में मंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए भी पेसा पर कोई काम नहीं किया, बल्कि आदिवासी विरोधी राजनीति की। नियमावली से वनोपज लूटने वाले माफियाओं का आर्थिक मेरुदंड कमजोर होगा, जिससे शोषण की परंपरा समाप्त होगी। पेसा कानून लागू होने के बाद झारखंड के हाट बाजारों पर अब ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। ग्राम सभा इनके संचालन, प्रबंधन और कर लगाने का निर्णय ले सकेगी। हालांकि छोटे विक्रेताओं को कर से छूट मिलेगी। यह दुकानदारों और उपभोक्ताओं के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करेगी। साथ ही धोखाधड़ी, जुआ और सट्टेबाजी पर रोक लगाएगी। ग्राम सभा का उद्देश्य आम लोगों को ठगी से बचाना और बाजारों में व्यवस्था बनाए रखना है। झारखंड हाई कोर्ट ने लोकायुक्त सहित अन्य आयोगों में रिक्त पदों पर नियुक्ति मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही नियुक्ति कर दी जाएगी। कोर्ट ने महाधिवक्ता के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए 2 फरवरी 2020 को अगली सुनवाई तय की है। इस दौरान डीएसपी के रीडर सुनील कुमार पासवान को रिश्वत मामले में जमानत मिली। झारखंड के 6 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बाल वाटिका और पहली कक्षा के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभिभावक 16 फरवरी तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक कक्षा में 40 सीटें हैं। नामांकन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें जिला स्तरीय आरक्षण और निवास स्थान के आधार पर प्राथमिकता शामिल है। विज्ञापन 22 जनवरी तक जारी होगा। कोल इंडिया प्रबंधन ने अधिकारियों की ग्रेच्युटी सीमा में 25% की वृद्धि की है, जिससे यह 20 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपए हो गई है। यह निर्णय डीए के 50% से अधिक होने और डीपी वेतन पुनरीक्षण दिशा निर्देशों के तहत लिया गया है। 1 अक्टूबर से प्रभावी इस वृद्धि से लगभग 17,000 अधिकारियों को लाभ मिलेगा और सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों को एरियर भी मिलेगा। कर्मचारियों ने भी समान लाभ की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 3 मार्च को होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की कुछ परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया है। प्रशासनिक कारणों से 10वीं की परीक्षा अब 11 मार्च को और 12वीं की परीक्षा 10 मार्च को होगी, अप्रैल को होगी। अन्य सभी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। बोर्ड ने स्कूलों से छात्रों और अभिभावकों को सूचित करने का आग्रह किया है। झारखंड में 5 साल से नगर निकाय चुनाव न होने पर भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर लोकतंत्र को बंधक बनाने का आरोप लगाया है।
जरिया विधायक रागिनी सिंह ने धनबाद नगर निगम कार्यालय के घेराव की घोषणा की। भाजपा का कहना है कि सरकार जनता की नाराजगी से डरकर चुनाव टाल रही है, जो लोकतंत्र की हत्या है। पार्टी ने इस जन विरोधी रवैये के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। धनबाद के डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर को नीति आयोग ने गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने और प्रधानमंत्री से मिलने का विशेष आमंत्रण दिया है। यह सम्मान अटल टिंकरिंग लैब ATL के माध्यम से किए गए उत्कृष्ट नवाचारों के लिए मिला है। प्राचार्य ATL इंचार्ज और 2 छात्र PM मोदी से मिलकर ATL को प्रभावी बनाने के सुझाव देंगे। वे शिक्षा मंत्री से भी चर्चा करेंगे। कोल इंडिया की सहायक कंपनी BCCL का IPO 16 जनवरी को खुलेगा, जिसमें शेयर की कीमत 21 से 23 रुपए के बीच तय की गई है। निवेशकों को 23 रुपए प्रति शेयर पर आवंटन की उम्मीद है, जिसके लिए न्यूनतम 13,800 रुपए का निवेश आवश्यक है। कंपनी का लक्ष्य 1,071 करोड़ जुटाना है, जिसमें 35% खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है। मकर संक्रांति के पावन पर्व के बाद धनबाद में 17 से 23 जनवरी 2026 तक श्रीमद् भागवत कथा की रसधारा बहेगी। गोविंदपुर के राजविलास भवन में प्रख्यात कथावाचक आचार्य मृदुल कृष्ण शास्त्री जी दिव्य कथा का वाचन करेंगे। श्रद्धालु भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के अमृत से सराबोर होंगे। आयोजकों ने धनबाद और आसपास के सभी श्रद्धालुओं से इस भव्य धार्मिक आयोजन में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। बिहार की खेती एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। राज्य सरकार अब परंपरागत फसलों से आगे बढ़कर कैश क्रॉप्स पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने टमाटर, मिर्च और लहसुन की क्लस्टर आधारित खेती को किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी मॉडल बताया है। पटना के DM डॉ त्यागराजन SM ने जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC की योजनाओं की समीक्षा की। इसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम शामिल थे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1,199 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए और 35,277 कार्ड जारी हुए। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में 49 करोड़ से अधिक राशि वितरित की गई, जबकि कुशल युवा कार्यक्रम में 96,901 युवाओं ने प्रशिक्षण पूरा किया। DM ने लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटान के निर्देश दिए। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल NMCH को अब PMCH की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। कॉलेज को अगमकुआं स्थित अस्पताल परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां 250 MBBS सीटों की क्षमता वाला नया भवन बनेगा। यह कदम शिक्षकों, छात्रों की समस्याओं को दूर करेगा और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की आपत्तियों का समाधान करेगा। पुराने कॉलेज परिसर में डॉक्टर व कर्मियों के लिए आवास भी बनाए जाएंगे, जिससे चिकित्सा शिक्षा और सुविधाएं बेहतर होंगी। प्रगति यात्रा के क्रम में अरवल पहुंचे CM नीतीश कुमार ने जिले को 144 योजनाओं की सौगात दी। बेलखारा से मुख्यमंत्री ने रिमोट के जरिए जिले के लिए 144 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में 1,06,577 लाख रुपए खर्च होंगे। इस दौरान CM ने जीविका समूह को 5 करोड़ 70 लाख का सांकेतिक चेक दिया और विभिन्न योजनाओं के स्टॉल का निरीक्षण किया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया के डोभी में 3,000 एकड़ के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने औद्योगिक विशेषज्ञों से चुनौतियों पर चर्चा की और उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल को आमंत्रित किया। अध्यक्ष ने बताया कि यह कॉरिडोर बिहार के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और पलायन रुकेगा। निवेश के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा। भागलपुर और जमालपुर सहित मालदा रेल डिवीजन के स्टेशनों पर अब हेल्थ ATM लगाए जाएंगे, जहां यात्री मामूली शुल्क पर 16 तरह की मेडिकल जांच करा सकेंगे। रिपोर्ट मोबाइल पर तुरंत मिलेगी। इसके अतिरिक्त हेयर कटिंग सैलून, मोबाइल एक्सेसरीज काउंटर और मसाज सेंटर भी खुलेंगे। उत्तर भारत में कोहरा कम होने से विक्रमशिला एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का परिचालन सुधरा है। साथ ही रेल यात्रा को झटका रहित बनाने के लिए पटरियों को अपग्रेड किया जा रहा है।
जमीन से जुड़े मामलों को निपटाने को लेकर एक बार फिर डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल पदाधिकारियों के साथ जमीन विवाद और राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक करने के बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में जितने आवेदन आए हैं उस पर हमने समीक्षा बैठक की है। लालू प्रसाद यादव के नाती आदित्य अब अगले 2 साल सेना की ट्रेनिंग में बिताएंगे। रोहिणी आचार्य के बड़े बेटे आदित्य ने 18 साल की उम्र में देश की सेवा और अनुशासन की राह चुनी है। सिंगापुर में रह रही रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बेटे की तस्वीर शेयर कर यह जानकारी दी और उस पर गर्व जताया। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद आदित्य अब 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया है। उन्होंने बेटे की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहादुर, साहसी और अनुशासन में रहने वाला है। रोहिणी ने भावुक अंदाज में लिखा कि जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाइयों में ही इंसान सच्चा योद्धा बनता है और आदित्य को हर चुनौती से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बिहार में सड़कों और पुलों का निर्माण कर जिलों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार के लोगों को साल 2027 में 16 लेन वाले पुल की सौगात मिलने वाली है। दरअसल इसमें 8 लेन जेपी सेतु और 8 लेन महात्मा गांधी सेतु का शामिल होगा। इसके बनने से पटना और उत्तर बिहार के बीच का सफर आसान होने वाला है। साथ ही पटना में लोगों को जाम से छुटकारा भी मिल सकेगा। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 28 प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 8 मार्च को होगी, जिसका परिणाम अप्रैल में आ सकता है। मुख्य परीक्षा 2 से 4 मई तक संभावित है। झारखंड पात्रता परीक्षा जेट 29 मार्च को आयोजित होगी। आयोग ने जून तक की विभिन्न परीक्षाओं की संभावित तिथियां घोषित की हैं, जिससे हजारों पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ होगा।